हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी बी के बारे में बात करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ऐसे हम हर बार लेकर आते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स की वीडियो, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली होती है। जो आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे कई बार पूछ जा चुके हैं एग्जाम में अभी तक के लिए। तो उसी से रिलेटेड हम सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हो जाते हैं। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाए। तो सारे जो क्वेश्चन है उनको सारे जो वीडियो है पूरी वॉच करनी है, सारे क्वेश्चन देखने हैं। इससे आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प हो जाए और आप अपना एग्जाम और भी अच्छे से कर सको। इसमें पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू। तो आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो और आपको जो इस चैप्टर का पूरा सिलेबस है वो इन 10 से 12 क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर किसी को इसकी पीडीएफ बाय करनी है तो 30 रुपीज पर प्राइस है। अगर बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर जाकर मैसेज कर लीजिए, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। बात करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो रहने वाली है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विज्ञप्ति का अर्थ क्या होता है और वर्तमान संदर्भ में विज्ञप्ति के महत्व पे प्रकाश डालिए। तो आज की इस रफ्तार और सूचना जो वाली दुनिया है ना, उसमें किसी भी जानकारी को तुरंत सटीक रूप से लोगों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक हो गया है। हाँ, तो आज के बारे में बात करेंगे कि ये जो सूचना है ये हमारी दुनिया में तो किसी भी जानकारी को तुरंत लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया है। सारी सूचनाओं को लोगों तक हम डायरेक्टली उसको पहुंचा सके। तो चाहे जो सरकार हो या कोई संस्था हो या कोई निजी संगठन हो, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सबको समय समय पर कोई ना कोई सूचना है वो जनता, मीडिया या कर्मचारी तक उनको पहुंचानी होती है। ये उनका मेन मकसद होता है कि ये सारी जो सूचना है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, मीडिया तक पहुंचनी चाहिए। तो इस कार्य से जो मीडिया और कर्मचारी तक पहुंचनी चाहिए और इस कार्य के लिए जो विज्ञप्ति है वो एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसको हम प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये ना केवल सूचना देने का कार्य करती है बल्कि समाज और प्रशासन के बीच में एक संवाद पुल को भी बना देती है। तो विज्ञप्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो सार्वजनिक रूप से घोषित या प्रकाशित की गई सूचना, मतलब एक ऐसी लिखित सूचना होती है जो किसी संस्था या फिर किसी संगठन द्वारा, किसी विभाग द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से, मतलब किसी मकसद के थ्रू उसको जारी किया जाता है ताकि वो जनता, मीडिया या जो भी व्यक्ति होते हैं उस घटना से संबंधित उनको निर्णय योजना की जानकारी उन लोगों को बताई जा सके, उनको लोगों को दी जाए। तो अगर सिंपल वे में हम बताएं तो विज्ञप्ति एक आधिकारिक सूचना होती है जिसे व्यापक रूप से प्रसारित, मतलब उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो विज्ञप्ति के प्रकार क्या हैं? तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं। ऐसे सरकारी नीतियां या योजनाओं की जानकारी देने के लिए विज्ञप्ति, नौकरी, शिक्षा या प्रवेश से संबंधित। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, टीवीज वगैरह में ऐड दिखाते रहते हैं ना कि ये मतलब ये नौकरियां निकली, ऐसे सरकारी रिजल्ट है, आप लोग उस पर भी चेक करते हो तो वो एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना आपको कि ये वाली जॉब निकली है, इसमें ये क्वालिटीज है। हमें ऐसे जो फॉर्म फिलअप करने के लिए ये सारी जो बेसिक डिटेल्स है ये डालनी पड़ेंगी। कोई भी परीक्षा आती है, प्रवेश आती है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उन सबकी सूचनाएं वो इन सबके थ्रू हमें मिलती है। तो आपातकालीन स्थितियों में निर्देश देने वाली विज्ञप्ति इसमें भी अपनी भूमिका निभाती है और मीडिया के लिए प्रेस रिलीज इसमें भी अपनी भूमिका। तो इतने सारे प्रकार हैं जो विज्ञप्ति के थ्रू लोगों तक जानकारी है ना वो लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक, मीडिया तक, जो भी इन संबंधित जो भी लोग होते हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। तो अगर वर्तमान उसकी बात करेंगे तो जनता को जागरूक करने में ये सहायक होती हैं। वो कैसे? तो विज्ञप्तियों के माध्यम से सरकार और संस्थाएं समय समय पर जनता को नई योजनाओं के बारे में बताती हैं, नियम, बदलाव और सावधानियों के बारे में उनको जानकारी देती हैं। ऐसे कोरोना काल में जो स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया था कि विज्ञप्तियों ने लोगों को सुरक्षित रखने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। लोगों को जागरूक किया था कि ये बीमारी आई है, इसका जब तक सॉल्यूशन नहीं आता तक हमें ये सारी जो प्रिकॉशन है इनको करना पड़ेगा।
ऐसे तो आपातकालीन स्थिति में जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी या अन्य आपातकालीन स्थितियों में जो विज्ञप्ति है वो एक तेज और विश्वसनीय सूचना का एक स्रोत बनती गई है। यह लोगों को सतर्क करने और राहत उपायों से अवगत कराने में यह हमारे लिए सहायक होती है, भूमिका निभाती है। तो विश्वसनीय सूचना का माध्यम बन जाती है सोशल मीडिया है। उसके इस युग में जब अफवाहें तेजी से फैलती हैं, ऐसे में किसी विषय पर अधिकतर जानकारी देने के लिए विज्ञप्ति एक प्रमाणिक स्रोत होती है। इससे जो भ्रम की स्थिति है वो नहीं बन पाती है और नागरिकों को सही दिशा में जानकारी भी प्राप्त होती है। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, तो जो सरकारी विभाग है उसमें जो संस्थाएं हैं वो अपने कार्यों को पारदर्शी रखने के लिए विज्ञप्तियों का उपयोग करती है, जैसे नियुक्ति, स्थानांतरण, परीक्षा परिणाम, बजट आदि। इन सब जुड़ी जो सूचनाएं होती है, जो जानकारियां होती है वो सार्वजनिक की जाती है, मतलब पब्लिकली उसको प्रस्तुत किया जाता है, जिससे जनता को सब कुछ स्पष्ट रूप से पता चल जाए। तो मीडिया के लिए सूचना स्रोत, तो जो पत्रकार, समाचार माध्यम है, ये अधिकतर खबरों के लिए सरकारी संस्थागत विज्ञप्तियों पर आधारित होते हैं। इससे उन्हें सही और प्रमाणिक जानकारी भी मिलती है। तो जो विज्ञप्ति है वो आज के सूचना युग में एक अत्यंत आवश्यक और प्रभावशाली संप्रेषण माध्यम है। ये केवल सूचना देने का कार्य नहीं करती है, बल्कि ये समाज, सरकार और प्रशासन के बीच में एक भरोसेमंद सेतु है, मतलब बैंड है, मतलब ऐसे ब्रिज होता है ना कि दोनों साइड के जो नोड्स हैं, मतलब दोनों तरफ के जो किनारे होते हैं उनको जोड़ के रखती है, वो ब्रिज का जो काम होता है। तो एग्जैक्टली ये भी चीज है कि जो समाज, सरकार और प्रशासन के बीच में भरोसेमंद सेतु बनाकर रखती है। जब जानकारी सही समय पर सही रूप से दी जाती है तो न केवल जो व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता आती है, बल्कि जनता का जो विश्वास है वो भी बना रहता है, और जिससे जो विज्ञप्तियों की जो भाषा है, स्पष्टता है, समयबद्धता है, इसका भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सूचना का जो अधिकार अधिनियम में 2002 में आई थी, उसमें भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार प्रदान किए गए थे। और कार्यालय हिंदी के क्षेत्र अधिकार के संबंध में जो राजभाषा अधिनियम 1976 में वर्णित राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बताना है। तो लोकतंत्र की जो बुनियाद पारदर्शिता है, जवाबदेही, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पे टिकी रहती है। भारत जिसे विशाल और विविधता को भरे लोकतंत्र में ये और भी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जिससे नागरिकों न केवल सरकार के कार्यों की जानकारी मिले, बल्कि वे अपनी भाषा में सरकारी कार्य को समझ सके और उनसे जुड़ भी सके। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु दो जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो बनाए गए थे। कौन से थे? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और राजभाषा अधिनियम 1976, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो इन दोनों अधिनियम ने प्रशासन और नागरिकों के बीच जो दूरी है उसको कम किया था और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी बनाया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में लागू हुआ था, उसे क्या अधिकार देता है? ये अधिनियम वर्ष 2002 से प्रारंभिक रूप से प्रस्तावित किया गया है, लेकिन 2005 में संसद द्वारा पारित करके लागू किया गया था। मतलब 2002 में ये हो गया था, लेकिन जो संसद के थ्रू जो लागू किया गया था वो 2005 में किया गया था इसको। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह सरकार या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण, कोई भी इंस्टीट्यूशनल होता है, वो किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सके और जो सार्वजनिक हित में हो और जिसे गोपनीय नहीं माना जाएगा, मतलब वो उन लोगों से नहीं छुपाया जाएगा, वो जिस चीज की जानकारी ले सकते हैं, ये उनका अधिकार है। किसी भी सरकारी कार्यालय, विभाग, पंचायत, नगर पालिका, मंत्रालय आदि से सूचना जो प्राप्त करने का अधिकार है वो उनको प्राप्त था। सरकारी योजनाएं, परियोजनाएं, नीतियां, निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने का भी उनको अधिकार था। सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट, फाइलें, इन सभी की जो जानकारी लेना, मतलब छानबीन करना, इसका भी अधिकार था। सूचना ना मिलने की स्थिति में शिकायत और अपील के अधिकार को दिखाना, ये भी उनका अधिकार था। तो नामित सूचना अधिकारी PIO के माध्यम से 30 दिनों के भीतर सूचना प्राप्त करने का प्रावधान रखना भी इसके अंडर में ही आता है। तो ये अधिनियम सरकारी तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करता है और साथ ही भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण भी सहायक होता है, तो उसमें भी हमारी हेल्प करता है। तो राजभाषा अधिनियम में 1976 में राजभाषा अधिनियम 1976 में भारत में हिंदी भाषा के उपयोग और प्रसार को सुनिश्चित करके ये बनाया गया था। इस अधिनियम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए गए जो राजभाषा संबंधी प्रावधान है,
उसके अनुरूप हमें दिखाई देते हैं। प्रमुख जो संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 343 में जो भारत की संघीय राजभाषा है ना, हिंदी देवनागरी लिपि में हो गई थी। किसके थ्रू हुई थी? अनुच्छेद 343 के तहत। फिर अनुच्छेद 344 के तहत तो राजभाषा के जो प्रयोग की प्रगति है उसकी समीक्षा के लिए संसदीय समिति का गठन भी हुआ था। तो अनुच्छेद 345 में राज्य जो है वो अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी भाषा अपनी राजभाषा के रूप में अपना सकता है, ये राज्य को अधिकार था। अनुच्छेद 346 से 47 तो राज्य एवं केंद्र सरकार जो राज्यों के बीच जो संप्रेषण की जो भाषा है उसका निर्धारण कर सकती थी। अनुच्छेद 348 के तहत तो उच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इनकी कार्रवाई की जो भाषा है वो अंग्रेजी रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति अन्यथा तो इसका मतलब कोई भी ऐसा आदेश ना दे। तो अनुच्छेद 351 तो सरकार जो केंद्र सरकार है उनका ये कर्तव्य होगा कि वे हिंदी का विकास करें ताकि वे पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में इसका काम भी कर सके। कार्यालय हिंदी के क्षेत्र अधिकार तो राज्य भाषा अधिनियम 1976 के अनुसार जो केंद्र सरकार के जो सभी विभाग कार्यालय हैं उसमें हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र और जो हिंदी भाषा है उससे राज्यों के बीच पत्राचार, अधिसूचना, परिपत्र, आदेश हिंदी में ये सब किए जा सकते हैं। और गैर हिंदी भाषा राज्यों को हिंदी पत्र भेजते समय उसका अंग्रेजी अनुवाद भी देना आवश्यक होता है। सरकारी फॉर्म, सूचनाएं, विज्ञप्तियां और हिंदी में उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाएगा। तो ये अधिनियम कार्यालय जो मतलब जो ऑफिशियल जो वर्क होता है उसमें हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाती है, उनको प्रोत्साहित करती है और जो भारतीय भाषाओं को सम्मान देने की भावना को भी ये उजागर करती है। निष्कर्ष, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005, राज्य भाषा अधिनियम 1976 दोनों ही भारतीय लोकतंत्र के सशक्त खंबे की तरह उनके साथ खड़े हुए हैं। एक और जो आरटीआई अधिनियम नागरिकों को जो सरकार से जवाब मांगने का अधिकार देता है, वहीं दूसरी ओर राजभाषा अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कार्यों में हिंदी जैसी जो व्यापक जन भाषा है उसका प्रयोग बढ़ना चाहिए और आम नागरिक जो कार्यालय व्यवस्था है उसमें आसानी से समझ सके। तो ये दोनों अधिनियम लोकतांत्रिक जागरूकता, पारदर्शिता और भाषाई जो समानता है उसकी दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी प्रकाशक को पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र लिखना है या किसी कंपनी में नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र के साथ साथ संलग्न करे हेतु मतलब बायोडाटा, मतलब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपने ये दिए होगा करिकुलम विटाe लिखना है जॉब लेटर के साथ, तो सेम वही चीज लिखनी है। ये सेकंड जो क्वेश्चन है तो सेम वैसे ही वो बस हिंदी में लिखना है आपको। एक बार देख लेते हैं, लेटर देख लेते हैं। यहाँ पे प्रेषक लिखेंगे, मतलब लिखो मतलब जिसको भी आप लिख रहे हो उसका नाम, तो राहुल शर्मा, B45 विकास नगर लखनऊ, दिनांक 15 जून। ठीक है, जो भी पत्र लिख रहा है कौन लिख रहा है? राहुल वर्मा, वो लिख रहे हैं B45 विकास नगर से लखनऊ से, किस डेट में, वो डेट लिख दोगे। फिर वहां पे प्रापक में मतलब प्रबंधक, मतलब तो किसको आप लिख रहे हो आप लेटर। प्रेषक में तो आप अपना नाम लिखोगे, जो भी लेटर लिख रहा है उसका नाम, उसकी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह और डेट वगैरह आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस भी लिखोगे ना, क्योंकि लेटर के ऊपर आप एड्रेस प्रॉपर देते हो भी तो उसके पास वो जो लेटर है वो पोस्ट होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखोगे। फिर यहाँ पर किस चीज मतलब किस विषय के ऊपर आपका टॉपिक क्या लेटर लिखने के लिए, तो पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र लिखना है। मोहद्देस सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 12वीं के छात्र हूँ और आपके प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं वो नियमित रूप से पढ़ता हूँ और मुझे आपकी जो निम्नलिखित पुस्तकें वो चाहिए। ऐसे जैसे हिंदी व्याकरण रचना में डॉक्टर जो लेखक है डॉक्टर हरिवंश सिंह की पुस्तक चाहिए, और समसामयिक निबंध संग्रह में 2025 संस्करण की राजकमल संपादक का जो मॉडल है ये वाली पुस्तक चाहिए। तो कृपया ये उपयुक्त पुस्तकों की कीमत, सही कुल राशि बताने की कृपा करें और ये ऑनलाइन भुगतान की सुविधा हो तो उसका विवरण भी, तो ये बोला है कि ऑनलाइन भुगतान की अगर सुविधा हो तो उसके बारे में आप मुझे बता दीजिए। आपसे अनुरोध है कि कृपया पुस्तकें डाक द्वारा जल्दी से जल्दी भिजवाने की कृपा करें। तो आवश्यक जो राशि है वो अग्रिम भेजी जा सकती है। तो आपका विश्वासी राहुल वर्मा, ठीक है। तो ऐसे आप लेटर लिखना है, आपको ऐसे लेटर आ सकता है किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है वो आपको ऐसे ही लिखनी है जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वैसे सेम है, बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है। अब ये है कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र और बायोडाटा भी देना है।
तो प्रेषक, पहले तो हम वैसे लिखेंगे, प्रेषक लिखते हैं, जो लिखता है वो प्रेषक, और जो जिसको भेजा जाता है वो प्रेषक, मतलब प्रापक। तो जो नेहा शर्मा है, दी 22 सुभाष नगर भोपाल। अब पिन कोड जरूर आपको ऐड करना है। लेटर लिखोगे ना, कोई भी लेटर लिखोगे उसमें आपको पिन कोड जरूर ऐड करना है कि दिल्ली से, अगर दिल्ली से लिख रहे हो आप लोग तो दिल्ली का उस एरिया का पिन कोड डालना है, यूपी से है तो यूपी का उस एरिया का पिन कोड, तो पिन कोड जरूर लिखना है। अब यहाँ पर डिटेल्स डाली, फिर उन्होंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दी, क्योंकि आप बायोडाटा मतलब रिज्यूम बना रहे हो, उसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो अपना मोबाइल नंबर लिखोगे और डेट, फिर आप मतलब जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में लिखोगे, वहां का एड्रेस। तो मीडिया सहायक पद हेतु आपको उनको आवेदन कर रहे हो, तो सभी ने निवेदन है कि मैंने आपकी जो कंपनी है उसमें मीडिया सहायक पद के लिए विज्ञापन का पढ़ा था और मैं इस पद के लिए स्वयं को उपयुक्त समझती हूँ। तो मैंने जनसंचार और पत्रकारिता, बताओगे कि आपने जो ऐड है आपको पता चला इस जॉब के बारे में, तो आप ये सब बता दोगे कि मैंने वहां पे जाके न्यूज़पेपर में या टीवी में ऐड ऐसे पास देकर मैंने इसके लिए अप्लाई किया। तो मुझे लेखन, संपादन, मीडिया कार्य का अच्छा अनुभव है। आपसे अनुरोध है कि मेरे सुबह जो बायोडाटा है उस पर ध्यान दे और मुझे साक्षात्कार इसका अवसर प्रदान करे। धन्यवाद करके अपना नाम लिख के छोड़ दोगे। उसके बाद लिखोगे अपना बायोडाटा। बायोडाटा कैसे लिखते हैं? बायोडाटा को बोलते हैं संलग्न स्ववृत्त, ठीक है। शॉर्ट ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट में आप बायोडाटा लिख देना, समझ जाएंगे वो। तो नाम लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, पता लिखोगे अपना, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद आती है जन्म तिथि, डेट, आपकी डीओबी, लिंग, ठीक है, पुरुष महिला जो भी है। राष्ट्रीयता बताओगे, नेशनलिटी भारतीय। वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित है, विवाहित विवाहित डालिए, अविवाहित है तो अविवाहित डालिए। और शैक्षिक योग्यता के बारे में बताओगे, स्नातक मतलब बीजेएमसी किया है अपने जनसंचार पत्रकारिता में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से भोपाल से, किस ईयर में किया है? तो जो 12वीं आपने कक्षा की प्राप्ति की है वो किस ईयर में की है, कौन से बोर्ड से की है, 10वीं की कौन से बोर्ड से की है, ये सब आप बताओगे शैक्षिक योग्यता के अंदर। तकनीकी योग्यता में जो भी आपने टेक्निकल जो भी कोर्सेज वगैरह वो किए तो उसके बारे में से, कंप्यूटर डिप्लोमा किया आपने, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग सब सीखा है। हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग में दक्षता मतलब हिंदी टाइपिंग स्पीड के जो कोर्स है उसमें आपकी अच्छी टाइपिंग स्पीड है। अनुभव, तो 6 माह का इंटर्नशिप अनुभव है आपको लोकमत समाचार भोपाल में, और स्वतंत्र जो लेखन है, ब्लॉग, ऑनलाइन पत्रकारिता में भी आपने प्रकाशन किया है। तो आपको ये सारी इस एक्सपीरियंस बात करेंगे। तो अनुभव के अंदर आप जब हम लोग इंग्लिश में एक्सपीरियंस लिखते हैं ना वो बताएंगे। आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? हिंदी आती है उत्तम, और अंग्रेजी अच्छी आती है आपको। अब रुचियों की बात करेंगे, हॉबीज के बारे में। तो आपको लिखना अच्छा लगता है, फोटोग्राफी करना पसंद है, यात्रा करना पसंद है। संदर्भ, तो इसमें प्रभाव के शर्मा और पूर्व विधायक जनसंचार विभाग, मोबाइल नंबर लिखेंगे, मतलब किसके रेफरेंस है, मतलब अगर आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हो तो वहां पे भी उसका नाम लिख सकते हो, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, ये सब घोषणा। मैं ये सत्यापित करती हूँ, मतलब आई डिक्लेयर, वो लाइन देखिए ना आपने, तो वैसे ये थी, मैं ये सत्यापित करती हूँ कि ऊपर दी गई जो सभी जानकारी है वो मेरी जानकारी के अनुसार सारी जो जानकारी है वो सही है। यहाँ पर हस्ताक्षर करने होते हैं नेहा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 तक टिप्पणी लेखन की जो विधि है उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, और प्रशासनिक जो कार्य है उसमें टिप्पणी की उपयोगिता को बताइए। तो प्रशासनिक व्यवस्था में जो कार्य कुशलता है, निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए टिप्पणी मतलब जो नोट राइटिंग है उसको अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है। टिप्पणी जो नोट राइटिंग है वो एक प्रकार का लिखित विचार विमर्श होता है जो किसी फाइल, आवेदन या सरकारी दस्तावेज पर अधिकारी कर्मचारी द्वारा किया जाता है, और ये प्रक्रिया कार्य के निष्पादन और निर्णय लेने की जो आधारशिलता है वो होती है। टिप्पणी लेखन की विधि, तो विधि की जो विशेषताएं है वो संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करती है। टिप्पणी जो संक्षिप्त और सारगर्भित होनी चाहिए, अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए, भाषा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। क्रमबद्ध प्रस्तुति, जो टिप्पणी है उसमें जो विषय संबंधित तथ्य हैं उसको तर्क के आधार पर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें क्या बताया जाता है कि जो विषय की जो पृष्ठभूमि है, उनके मुख्य बिंदु, संभावित समाधान, सुझाव, इन सब के बारे में बताया जाता है।
उद्देश्यपरक लेखन के अंदर जो टिप्पणी है उसका उद्देश्य होता है कि किसी कार्य पर निर्णय लेना, उच्च अधिकारी को सलाह देना, और इसलिए इस विषय से संबंधित सभी जो पहलू है उसको संक्षेप में लिखा भी जाता है प्रभावी ढंग से, उसको मतलब उसको प्रभावी ढंग से हमें लिखना चाहिए। तो निश्चितता से बचाव, तो हालांकि जो टिप्पणी है वो प्रशासनिक होती है, इसमें औपचारिकता रहती है, फिर भी जो उसमें भाषा को इतना कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका आशय ही स्पष्ट ना हो। तथ्यों पर आधारित जो टिप्पणी है वो केवल राय नहीं देती है, बल्कि तथ्यों और नियमों पर आधारित जो विश्लेषण है उसको भी बताती है। इसमें निर्णयों में विश्लेषण मतलब विश्वास बना रहता है, आता रहता है। निष्पक्षता, जो टिप्पणी लिखते समय जो व्यक्ति है वो विशेष और रूप से पक्षपात से बचना चाहिए। ये केवल कार्य के हित में तटस्थ दृष्टिकोण है उससे लिखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रशासनिक कार्यों में टिप्पणी की उपयोगिता। तो फर्स्ट पॉइंट है निर्णय प्रक्रिया में सहायक। तो जो टिप्पणी है वो अधिकारियों को सही विषय पर आवश्यक जानकारी, विश्लेषण और सुझाव देती है, जिससे वे सही निर्णय को ले सके। समय की बचत में जब कोई भी फाइल किसी उचित अधिकारी तक पहुंचती है तो उसको टिप्पणी जो पहले है वो उससे विषय की जो संक्षिप्त रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत कर देती है, जिससे जो अधिकारी की जो पूरी फाइल पढ़ने की आवश्यकता में नहीं होती है। शॉर्ट नोट्स में ऐसे आप लोग नोट्स बनाते हो तो आपको जो आपकी जो बुक्स होती हैं, सोल की बुक्स होती हैं, या फिर जो कोई भी कोर्स आप कर रहे हो उसकी बुक्स होती हैं, तो उससे पढ़ने में आपको बहुत लेंथी लगता है, लेकिन आप उससे रिलेटेड आप उसके जो नोट्स है शॉर्ट में नोट्स बना लेते हो, ताकि इजी रहता है, आपका जो चैप्टर है वो इजी समझ में आ सके। तो ऐसे ही नोट्स राइटिंग होती है। कार्य में पारदर्शिता, तो जो टिप्पणी है उससे स्पष्ट होता है कि किन किन चरणों से होकर जो फाइल गुजरी है और किन अधिकारियों ने क्या क्या राय दी है, इसमें जवाबदेही भी बनी रहती है। रिकॉर्ड बनाए रखने में सहायक, तो जो टिप्पणी है वो ऐसे लेखकों के जो स्थायी रूप से अभिलेख होता है, इसमें भविष्य में यदि किसी निर्णय पर सवाल उठे तो ये दस्तावेज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत भी किया जाता है। विभागीय संवाद का माध्यम, तो विभागों के बीच एक कार्यालय के जो भीतर विभिन्न जो स्तर है उसमें संवाद के लिए टिप्पणी को औपचारिक और स्वीकृत माध्यम है वो माना जाता है। निष्कर्ष, तो टिप्पणी एक लेखक प्रशासनिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। ये जहाँ कार्य को सुव्यवस्थित और गति प्रदान करता है, वहीं पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को भी सुनिश्चित करता है कि जो टिप्पणी लेखन की विधि है उसको अपनाकर न केवल जो कार्य है उसमें दक्षता लाई जा सकती है, बल्कि जो निर्णय प्रक्रिया है उसको अधिक प्रभावी और तर्कसंगत भी बनाया जा सकता है। इसलिए प्रशासनिक कर्मचारियों को टिप्पणी लेखन की जो प्रशिक्षण है, जो जांच है वो दी जानी चाहिए। इसमें जो निरंतर सुधार है वो भी किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है व्यावसायिक हिंदी को परिभाषित करना है। व्यावसायिक लेखन और कार्यालय जो लेखन उसमें अंतर भी बताना है। व्यावसायिक हिंदी क्या होती है? व्यावसायिक हिंदी वो हिंदी होती है इसमें कार्यालय, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, बीमा, पत्रकारिता, प्रशासन और अन्य जो व्यवहारिक क्षेत्र है उसमें इसका यूज किया जाता है। जैसे कौन सी? इसका प्रयोग सरकारी व निजी कार्यालयों में पत्र व्यवहार, प्रतिवेदन, अनुबंधन, विज्ञापन, सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, टिप्पणी, इन सब आदि के लिए इसका यूज किया जाता है व्यावसायिक हिंदी का। तो अगर नॉर्मल वे सरल शब्दों में बताया जाए तो व्यावसायिक हिंदी वो व्यवहारिक और औपचारिक हिंदी है। इसका प्रयोग कार्यस्थलीय और संस्थागत जो वातावरण है वहां पे प्रभावी संप्रेषण के लिए किया जाता है, बात करने के लिए। तो इसका उद्देश्य होता है स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक संप्रेषण को सुनिश्चित करना होता है। इसके कार्य में गति और पारदर्शिता बनी रही। व्यावसायिक लेखन और कार्यालय में अंतर, तो व्यावसायिक लेखन और कार्यालय लेखन में अंतर। परिभाषा है कि व्यापार, उद्योग, मीडिया, बैंक आदि में प्रयुक्त होता है ये लेखन। सरकारी या निजी कार्यालयों में ही यूज होता है कार्यालय लेखन। उद्देश्य है इसके उत्पाद, व्यवसाय, सेवा व्यवसाय से जानकारी मिलती है। इसमें शासन, निर्णय, निर्देश, सूचना, इन सभी का संप्रेषण होता है। उदाहरण है विज्ञापन, रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, ईमेल के थ्रू इसका प्रस्ताव, तो इसके थ्रू इनका प्रस्ताव होता है। टिप्पणी, पत्र, विज्ञापन, प्रतिवेदन, अधिसूचना के थ्रू ही इसका प्रज्ञापन मतलब उसके बारे में पता चलता है। तो अब शैली की बात करें तो ये सरल, प्रभावशाली, ग्राहक पाठकों को आकर्षित करने वाली होती है। इसमें औपचारिक, नियमबद्ध, विभागीय भाषा के थ्रू इसमें ये इसकी शैलियां हैं। तो प्रयोग का क्षेत्र, तो व्यापारिक संगठन है, मीडिया, बिक्री है, विपणन है, ये इसके प्रयोग के क्षेत्र है। सरकारी विभाग, कार्यालय, मंत्रालय, संस्थान में यूज होती है। भाषा का रूप व्यवहारिक, आधुनिक, कभी कभी रोचक भी होती है।
औपचारिक, स्पष्ट एवं तकनीकी भी होती है। तो जो व्यावसायिक हिंदी है वो आज के समय में हर कार्य क्षेत्र में उपयोग होती है, चाहे वो व्यापार हो या शासन। इसके अंतर्गत आने वाला जो व्यावसायिक लेखन है, जहां ग्राहक, उपयोगकर्ता या बाहरी संस्थानों से संवाद स्थापित होता है, वहीं पर कार्यालय लेखन आंतरिक संप्रेषण और प्रशासनिक प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। दोनों ही लेखन के रूप में प्रभावी संप्रेषण के आवश्यक साधन है और कार्य की गति को बनाए रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कार्यालय हिंदी का परिचय। और कार्यालय हिंदी जो सामान्य रूप से बोली जाने वाली हिंदी है उसको किस प्रकार से अलग है? तो भारत जैसे बहुभाषी जो देश है उसमें प्रशासन, शिक्षा, व्यापार और शासन व्यवस्था है उसको प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एक सशक्त जो संप्रेषण भाषा की आवश्यकता होती है, वो संविधान के अनुसार हिंदी भाषा की जो राज्य भाषा है उसको माना जाता है। मतलब उसकी जो विधि है उसको लगातार वो बढ़ता जा रहा है। तो इसी बारे में हम कार्यालय हिंदी का विशेष महत्व के और ये भाषा सरकारी और संस्थागत कार्यों में रीढ़ की हड्डी भी मानी जाती है। तो कार्यालय हिंदी का परिचय देखेंगे। तो कार्यालय हिंदी वो हिंदी है जिसका प्रयोग विभिन्न कार्यालयों, सरकारी विभिन्न विभाग, मंत्रालयों, सार्वजनिक संस्था, प्रशासनिक क्षेत्र, अधिकारी कार्यों के संप्रेषण हेतु इसका यूज किया जाता है। इसका प्रयोग पत्र, रिपोर्ट, आदेश, अधिसूचना, प्रतिवेदन, टिप्पण, ज्ञापन जैसे दस्तावेज इसमें किया जाता है। ये हिंदी की वो शैली है जो न केवल औपचारिक होती है बल्कि नियमबद्ध, सटीक, संक्षिप्त और स्पष्ट भी होती है। तो इसका उद्देश्य सूचना की जैसी भाषा में इसको प्रस्तुत करना होता है तो ना तो अधिक जटिल होती है और ना ही अधिक सामान्य, बल्कि ऐसी होती है जो सभी संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं वो स्पष्ट हो। कार्यालय हिंदी की विशेषताएं, तो जो औपचारिकता है इसमें शुद्ध मतलब व्याकरण, ग्रामेटिकल और संयमित जो भाषा है उसका यूज होता है। स्पष्ट होते हैं कि जो प्रत्येक वाक्य का जो अभिप्राय है वो सीधा होता है, मतलब नॉर्मल होता है, स्पष्ट होता है, ठीक से हमें समझ में आ जाता है। नियमबद्धता, तो इसका जो लेखन कार्य है वो सरकार द्वारा निर्धारित नियमों पर और उनकी जो निर्देश है, उनकी जो रूल्स है उसके ऊपर किया जाता है इसका यूज। तकनीकी शब्दावली, तो इसमें जो प्रशासनिक, विविध और तकनीक शब्द है उसका यूज किया जाता है। प्रमाणिकता, जो कार्यालय हिंदी है उसमें लिखे गए दस्तावेज कानूनी और सरकारी कार्यों में माने जाते हैं। तो कार्यालय हिंदी और सामान्य बोली जाने वाली हिंदी में क्या अंतर है? तो जो कार्यालय हिंदी है वो प्रशासन, सरकारी विभाग में इसका यूज होता है और ये घरेलू, सामाजिक या निजी बातचीत में हम इसका यूज करते हैं सामान्य हिंदी का। भाषा की प्रकृति, ये औपचारिक, सटीक और तटस्थ होता है। ये अनौपचारिक, भावनात्मक और लचीला होता है। शब्दावली इसकी तकनीकी, प्रशासनकारी और विधिक होती है। इसकी बोलचाल की सरल और आम भाषा होती है और वाक्य संरचना पूर्ण और व्याकरणिक रूप से सटीक होती हैं और ये छोटे, अधूरे, भावनात्मक वाक्य होते हैं। इसका उदाहरण है कि आपका आवेदन स्वीकृत किया गया, उसका आपकी अर्जी पास हो गई है। ठीक है, तो जो कार्यालय हिंदी है उसमें भाषा का जो प्रयोग है वो इस प्रकार किया जाता है कि वहां पे जो सभी विभाग है जो कर्मचारी हैं उनके लिए सामान्य रूप से समझने योग्य हो और सबको सामान्य जो हिंदी है वो रोजमर्रा के जीवन में सहज संवाद के लिए इसका यूज हो सके। निष्कर्ष, तो कार्यालय हिंदी जो प्रशासनिक व्यवस्था की एक ऐसी आवश्यक भाषा है, ये कार्य क्षमता, स्पष्टता, अनुशासन के साथ संप्रेषण की सुविधा देती है और ये सामान्य जो हिंदी और लोगों के बीच आपसी संवाद का माध्यम है। वहीं कार्यालय हिंदी सरकारी तंत्र के सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। आज के टाइम में जब हिंदी का राजभाषा के रूप में इसको उजागर किया गया है, तब जो कार्यालय हिंदी है उसका महत्व और अधिक बढ़ गया और ये न केवल सरकारी कार्यों में उपयोगी है बल्कि भारत की भाषाई एकता को भी मजबूती प्रदान करता है। प्रतिवेदन के महत्व को स्पष्ट करना है। प्रतिवेदन किसे कहते हैं इस बात को भी बताना है, इसके गुणों को भी बताना है। तो किसी भी संस्था, कार्यालय, संगठन या विभाग में कार्य की प्रगति, समस्या, विशेष घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना एक अत्यंत आवश्यक जो प्रक्रिया होती है, उसको इसी प्रक्रिया को हम प्रतिवेदन कहते हैं। तो प्रतिवेदन न केवल जो सूचना है उसको इकट्ठा करती है बल्कि वो जो निर्णय लेने, योजना बनाने और जो भविष्य की जो कार्य योजना है उसको तैयार करने में मार्गदर्शन भी देती है। इससे जो प्रशासनिक और व्यावसायिक जो जगत है इसमें इसका विशेष महत्व भी रहता है।
प्रतिवेदन किसे कहते हैं? तो प्रतिवेदन एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जो किसी घटना, स्थिति, परियोजना, निरीक्षण या समस्या के बारे में तथ्य, निष्कर्ष और सुझाव को प्रस्तुत करता है। तो सरल शब्दों में कहेंगे तो जो प्रतिवेदन है एक औपचारिक दस्तावेज है जिसमें किसी विषय पर तथ्यों का संकलन, विश्लेषण और समाधान को प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, तो प्रतिवेदन का जो उद्देश्य क्या होता है वो जानकारी देना, आप लोगों को समस्या की मतलब जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको उसकी पहचान करना। जानकारी मतलब वही है कि इसके बारे में और अधिक जानकारी, नए नए विचार लेकर आना, सुझाव देना, ताकि जो अधिकारिक है, जो संबंधित जो व्यक्ति हैं वो अच्छे ठीक रूप से उपयुक्त तरीके से वो निर्णय ले सके। तो प्रतिवेदन के मुख्य गुण भी होते हैं। तो प्रतिवेदन जो है प्रभावी तभी माना जाता है जब हम इस विषय निम्नलिखित जो विशेषता है उनको ध्यान में रखें। जैसे स्पष्टता, क्लैरिटी। तो प्रतिवेदन की जो भाषा है वो स्पष्ट और सीधी होनी चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है ना उसको मतलब उसको समझने के लिए जो लैंग्वेज है वो उसको आसान रूप से समझ में आ सके। संक्षिप्त, ब्रीविटी। तो मतलब जो अनावश्यक जो बातें हैं उससे बचते हुए विशेष जो वस्तु है उसको संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो सत्यता और तथ्यपरकता। तो इसमें जो प्रतिवेदन है उसमें केवल सत्य और प्रमाणित जानकारी है उसको शामिल करना चाहिए। व्यक्तिगत राय या अनुमान से इसे बचाना चाहिए। विषय की गहराई। तो प्रतिवेदन में जो विषय की पूरी पृष्ठभूमि, समस्या का विवरण और उसकी जानकारी तथा निष्कर्ष के बारे में बताता है। क्रमबद्ध प्रस्तुति। तो जो प्रस्तावना है, मुख्य विषय, विश्लेषण, निष्कर्ष, सुझाव जैसे भागों में प्रतिवेदन को सुव्यवस्थित ढंग से विभाजित भी करना चाहिए। उद्देश्य परकता। तो प्रतिवेदन का उद्देश्य स्पष्ट हो, जानकारी देना, निर्णय में सहायता करना और समाधान को सुझाना। प्रतिवेदन का महत्व। तो इसका महत्व ये है, अलग अलग रूपों से देखा जाता है। प्रशासनिक निर्णयों की इसमें सहायता करता है। जो प्रतिवेदन है वो ना वरिष्ठ अधिकारियों को किसी विषय पर निर्णय लेने में आवश्यक सूचना और विश्लेषण को प्रदान करता है। कार्य की समीक्षा में ये किसी योजना, परियोजना की प्रगति, कठिनाई, सफलता का मूल्यांकन भी प्रतिवेदन के माध्यम से ही किया जाता है। समस्या समाधान में उपयोगी। तो जो प्रतिवेदन है वो समस्याओं को चिन्हित करता है, संकेतित करता है और उनके जो संभावित समाधान है उनको प्रस्तुत भी करता है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व में सहायक। तो जब कोई कार्य प्रतिवेदन के माध्यम से दर्ज होता है तो दस्तावेज के रूप में स्थायी रूप से बन जाता है। इससे जवाबदेही तय करने में सुविधा होती है। संचार का माध्यम। तो प्रतिवेदन उच्च अधिकारी, अन्य विभाग और बाहरी एजेंसियों उसमें संवाद स्थापित करने का ये माध्यम बनता है। निष्कर्ष है, प्रतिवेदन किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण है। ये केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है बल्कि एक नीतिगत दस्तावेज होता है जो कार्यों की दिशा को तय करने, समस्याओं का समाधान सुझावने और जो सूचना है उनकी समीक्षा में सहायक होती है। एक अच्छा प्रतिवेदन तभी होता है जब तथ्यपरक, संक्षिप्त, स्पष्ट और उद्देश्य परक हो। इसलिए प्रत्येक जो कर्मचारी है उनको आधिकारिक प्रतिवेदन लिखने की विधि, उसकी भाषा शैली में दक्षता, जो निपुणता है वो उनको होनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रारूप की लेखन विधि के रूप में अन्य जो अंग है उसके स्पष्ट कीजिए। तो लेखन एक ऐसी प्रक्रिया जो केवल विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि उन्हें एक संगठित, औपचारिक, उद्देश्यपूर्ण करने का तरीका भी है। जब भी किसी पत्र, प्रतिवेदन, विज्ञप्ति, अधिकार सूचना, सरकारी दस्तावेज को किसी निश्चित संरचना, नियम के रूप में लिखते हैं तो इसे प्रारूपण कहा जाता है। मतलब हाँ, तो ये देख सकते हो आप, जैसे किसी निश्चित नियमों के रूप में लिखते हैं तो इसे प्रारूपण कहा जाता है। प्रारूपण का उद्देश्य होता है कि किसी भी दस्तावेज को इस तरह प्रस्तुत करना होता है कि वह सुस्पष्ट, प्रभावी और सामान्य योग्य लगे, सबको समझ में आ जाए, इस तरह से लगे। तो प्रशासनिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रारूपण की जो लेखन विधि है उसको अपनाने की जो कार्यता है और जो गति है उन दोनों को ही बढ़ावा देता है। प्रारूपण की लेखन विधि के मुख्य अंग क्या है? तो जो प्रारूपण उसके अंतर्गत किसी भी दस्तावेज, पत्र को लिखते समय कुछ मुख्य अंग है उनको हमें सही क्रम और प्रयोग में लेखन को प्रभावी रूप से उसको हमें बताना पड़ता है। शीर्ष की तो हेडिंग या सब्जेक्ट लाइन, ये दस्तावेज पत्र के विषय का संक्षिप्त रूप में परिचय देता है। कि शीर्ष से पाठक को ये तुरंत ज्ञात हो जाता है कि दस्तावेज किस विषय पर आधारित है। उदाहरण जैसे वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संदर्भ में। तो संबोधन, एड्रेस और सैल्यूटेशन। तो प्रारूप में उस व्यक्ति या संस्था को उल्लेख किया जाता है जिसमें ये दस्तावेज या पत्र संबोधित किया गया, जैसे माननीय महोदय, प्राचार्य महोदय, सेवा में।
भूमिका है प्रस्तावना। तो ये भाग लेखन का आरंभ होता है। इसमें विषय की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, संदर्भ को संक्षेप में बताया जाता है। इससे पाठक को ये समझने में सहायता मिलती है कि ये लेखन क्यों मतलब इसको क्यों लिखा है। आप कोई लेटर्स लिख रहे हो, अब लिख रहे हो, आपको कोई पुस्तक मंगानी है तो उसके लिए लिख रहे हो, तो आप जो हमारी स्टोरी है, जो हमारी बॉडी, जो लेटर की जो बॉडी है, वो उसमें आप ये बताते हो कि हाँ आपको ये जो नीड्स है, आपको इस पुस्तक की जरूरत है, आपकी ये नीड्स है, आपको इसलिए ये वाली जो पुस्तक है ये जल्दी से जल्दी आपको चाहिए। तो ये इसमें यही बताया कि भूमिका और प्रस्तावना में आप यही चीज लिखते हो। और मुख्य विषय वस्तु में मेन जो कंटेंट है, जो ये प्रारूपण का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें विषय से संबंधित तथ्य, सूचनाएं, समस्याएं, विचार, प्रस्तावों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है, जिससे स्पष्ट, क्रमबद्ध और तर्क संगत रूप से इसको लिखा जाना चाहिए। अब एंड में आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन और फाइनल रिमार्क। तो जो मुख्य विषय वस्तु है उसके एक संक्षिप्त निष्कर्ष दिया जाता है। इसमें समाधान, सुझाव या अपेक्षा, उसकी जो अपेक्षा है उसको व्यक्त किया जाता है। ऐसे अंत आपसे अनुरोध है कि उचित कार्रवाई शीघ्र से इसको सूचित करें। ऐसे लेटर्स में अंत में लिखते हैं ना, तो ये इसमें आता है। अंत और अभिवादन, तो प्रारूप के जो अंत में शिष्टापूर्वक जो पत्र दस्तावेज को समाप्त किया जाता है, जैसे सादर, भव्य, धन्यवाद, ये सभी आता है। हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, तो ये भाग दस्तावेज या पात्र की वैधता और जो पहचान उसको प्रदान करते हैं। इसमें लेखक या अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और पद का लिखा जाता है। तो प्रारूपण की जो शैली है वो एक अंग, संस्था, उद्देश्य, दस्तावेज के प्रकार के अनुसार इसको बदल सकते हैं, लेकिन जो उपयुक्त संरचना है वो अधिकांश सरकारी या व्यावसायिक जो लेखन है उसके सामान्य रूप में होती है। तो प्रारूपण लेखन की एक जो सुव्यवस्थित विधि है जो किसी भी दस्तावेज को आधिकारिक, प्रभावी और समझने योग्य बनाती है, जिसके विभिन्न अंग है, जैसे शीर्ष, प्रस्तावना, मुख्य विषय, निष्कर्ष, और केवल लेखन की जो पूर्णता उसको प्रदान करना, बल्कि जो पढ़ने वाले हैं उसकी विशेष जानकारी है, स्पष्ट और तार्किक तो क्रम है उसमें प्राप्ति होती है। इसलिए एक अच्छा लेखक वही होता है जो प्रारूपण की जो विधि है उसको भली भांति रूप से समझे और उसका सही प्रयोग करे। अपने महाविद्यालय में हुए चुनाव की सरगर्भित रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो रिपोर्ट का शीर्ष कैसे होता है, पहले आप हेडिंग डालोगे किस टॉपिक के ऊपर आप जो रिपोर्ट है अपनी तैयार कर रहे हो। तो ऐसे राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव है, रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट। तो प्रस्तावना लिखोगे, इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है, प्रस्तावना, ठीक है। डेट डालोगे कि दिनांक 10 अगस्त 2025 को हमारे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो चुनाव है इसका आयोजन किया जा रहा है। चुनाव में महाविद्यालय के सभी छात्र संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। ये चुनाव महाविद्यालय में छात्र नेतृत्व के चयन के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप बताओगे, चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताओगे। चुनाव की जो कार्यक्रम है, घोषणा है, वो 1 अगस्त को की गई थी। नामांकन, नाम वापसी, विचार, आवेदन, सभी प्रक्रिया जो महाविद्यालय प्रशासन चुनाव समिति द्वारा निर्धारित समय पर संपन्न की गई है। मतदान की तिथि है वो 10 अगस्त 2025 है। मतदान का समय है वो शाम को रात 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। और मतदान स्थल है वो महाविद्यालय भवन के कमरा नंबर 101 102 में ऐसे लिख दोगे आप। और मतदाता संख्या वो कुल जो पंजीकृत मतदाता है वो 1150 है। जो मतदान हुआ है वो 984 का हुआ है। और मतदान जो प्रतिशत है वो 85.5% है। चुनाव परिणाम, तो परिणाम की जो घोषणा है वो मतदान के दिन ही शाम की गई है। निम्नलिखित जो अभ्यर्थी है उनको विजय प्राप्त हुई है, तो उनका नाम लिखेंगे। से अध्यक्ष प्रिया वर्मा स्वतंत्र छात्र संगठन 415 मत से। उपाध्यक्ष राहुल सिंह छात्र शक्ति मंच 382 मत से। सचिव साक्षी मिश्रा युवा एकता मंच 401 मत से। और कोषाध्यक्ष विवेक गुप्ता स्वतंत्र छात्र संगठन 369 369 मत से, ठीक है। तो विशेष जो घटनाएं, चुनाव के दौरान जो महाविद्यालय है उस परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही थी। प्रचार अभियान नियमित नियमों के अनुरूप रहा था और किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या हिंसा की सूचना भी नहीं मिली थी। तो जो महाविद्यालय चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक रूप से संपन्न हुआ था। ये चुनाव न केवल छात्रों के नेतृत्व की भावना को प्रोत्साहन देता है, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक मूल्य और जिम्मेदारी का भी अनुभव कराता है। महाविद्यालय प्रशासन, शिक्षक गण, छात्र जो चुनाव समिति है उसमें सफल आयोजन के लिए बधाई का प्रमाण भी इसका पात्र भी है।
तो रिपोर्ट के एंड में लिखोगे, आपका नाम आएगा, छात्र प्रतिनिधि, रिपोर्ट लेखक का नाम आएगा, राजकीय स्नातक महाविद्यालय जहां से आपने लिखा है, और दिनांक, आज की डेट आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें टिप्पणी करनी है कि अर्ध सरकारी पत्र है, प्रारूपण की विशेषताएं और व्यक्ति का महत्व, इन तीनों के बारे में बताना है। 3-4 पॉइंट्स आते हैं, तो बोलते हैं कोई 2 करना है या कोई 1 करना है, तो आपको देखना है कि कितने करने के लिए बोला गया। अर्ध सरकारी पत्र की बात करें तो सरकारी पत्र वे औपचारिक पत्र होते हैं, सरकार के विभिन्न विभाग, कार्यालय, अधिकारियों के बीच, सरकार और आम जनता के बीच संचार के लिए लिखे जाते हैं। ये पत्र प्रशासनिक कार्य, आदेश, सूचना, अनुमति, शिकायत, अनुरोध, रिपोर्ट आदि के लिए लिखे जाते हैं। सरकारी पत्रों का जो रूप है वो औपचारिक, विनम्र, नियमबद्ध होता है ताकि वे स्पष्ट और संक्षिप्त प्रभावी रूप से संदेश को प्रदान कर सके। प्रारूपण की विशेषताएं, तो औपचारिकता, जो प्रारूपित जो औपचारिक भाषा है जो इसको शैली में होती है, और जो स्पष्टता है वो पत्र का जो उद्देश्य है वो विषय और स्पष्ट होता है। संक्षिप्तता, अनावश्यक विस्तार से बचा जाता है। सुसंगत संरचना, तो पत्र के अंग जैसे शीर्ष, संबोधन, विषय, मुख्य भाग, निष्कर्ष, अंत व्यवस्थित रूप से इसको दिया जाता है। नियमबद्धता, भाषा और शैली जो मानवीकृत होती है, इसमें सभी सरकारी जो अधिकारी के अच्छे से समझ सके। प्रमाणित, पत्र में दी गई जानकारी सत्य और प्रमाणित होती है। विज्ञप्ति का महत्व, तो विज्ञप्ति एक आधिकारिक सूचना होती है, इसमें सरकारी या गैर सरकारी संगठन, जनता, मीडिया संबोधित जो व्यक्ति है उसको सूचना देने के लिए इसको जारी किया जाता है। इसका महत्व निम्नलिखित है कि सूचना का जो प्रसार है वो जनता तक जल्दी से जल्दी सही जानकारी पहुंचाने में इसको मदद करती है। पारदर्शिता, जो प्रशासनिक जो कार्य है उसमें पारदर्शिता बढ़ाती है। संप्रेषण का सटीक माध्यम है, सरकारी योजनाएं, निर्णय, कार्यक्रम, इसकी सूचना देने का ही प्रभावी एक साधन होता है। और विश्वसनीयता, आधिकारिक स्रोत से जानकारी मिलने से लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ता है। प्रचार प्रसार से जो किसी आयोजन, अभियान, नीति का जो निर्णय है उसका व्यापक रूप से भी प्रचार होता है। ठीक है, हमारे जो 10 क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए। किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके मैसेज करके बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो उसी पे अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।